पीएम मोदी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को करेंगे संबोधित। आने वाले 3 जनवरी को आयोजित किए जाने वाले 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का संबोधन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाने वाला है। इस इवेंट को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने वाले हैं। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का इस बार का फोकस विज्ञान और तकनीक के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर होगा। इस बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन राष्ट्र संत तुकादेव जी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में किया जाएगा। मोबाइल फोन के निर्यात को लेकर मंत्री चंद्रशेखर ने बताया पीएम मोदी का विजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2023 का विजन है कि भारत से मोबाइल फ़ोन सिर्फ 10 निर्यात श्रेणी में आने वाले खंड के साथ निर्यात हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और बेहतर करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। चंद्रशेखर ने बताया कि सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी और 2023 में मोबाइल फ़ोन निर्माण से परे मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ावा पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि 2023 के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन 1 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फ़ोन का निर्यात है, जिसमें सिर्फ 10 निर्यात श्रेणी में मोबाइल फ़ोन शामिल है। क्रिप्टो को लेकर G20 के फैसले का आरबीआई करेगा इंतजार। केंद्रीय बैंक ने कहा वैश्विक रणनीति बनाना जरूरी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई के रुख में थोड़ी नरमी आने का संकेत है। आरबीआई ने पिछले शुक्रवार को जारी वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर वैश्विक रणनीति बनने का इंतजार करना चाहिए। मालूम हो कि भारत अभी G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। वह इन देशों के बीच क्रिप्टो के नियमन को लेकर विमर्श भी शुरू हो गया है, तो केंद्रीय बैंक ने भी इन देशों के बीच एक वैश्विक दृष्टिकोण बनाए जाने की वकालत की है। इस रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टो करेंसी को अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर समर्थन करने वालों को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को बचाने वाले चालक और कंडक्टर को सम्मानित करेगी उत्तराखंड सरकार। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार एक्सीडेंट में जान बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के चालक और कंडक्टर को उत्तराखंड सरकार सम्मानित करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार गणतंत्र दिवस पर हरियाणा रोडवेज के चालक सुशील कुमार और परिचालक परमजीत को सम्मानित करेगी। खबर झारखंड से। आदिवासी बचाओ महारैली 26 फरवरी को रांची में। कुर्मी को एसटी बनाने का होगा विरोध। कुर्मी को आदिवासी बनाने की कयावत के खिलाफ राज्य के विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक करमटोली स्थित धुमकुड़िया सभागार में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि इस षड्यंत्र के खिलाफ 26 फरवरी को रांची में आदिवासी बचाओ महारैली आयोजित की जाएगी। इस मुद्दे पर आदिवासी संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति व भारत सरकार से मिलेगा। यह आंदोलन आदिवासी संगठनों के साझा मंच आदिवासी समन्वय समिति के नाम से एकजुट होकर आंदोलन किया जाएगा। समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का देश भर में विरोध। जैन समाज के तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ जैन समुदाय आंदोलित है। रविवार को दिल्ली के इंडिया गेट के समक्ष जैन समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इधर जैन समाज का AIMIM के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भी समर्थन किया है और झारखंड सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। 5 घंटे में तय होगी रांची से हावड़ा की दूरी। इसी साल मिल सकती है वंदे भारत की सौगात। झारखंड की राजधानी रांची से पश्चिम बंगाल के हावड़ा की दूरी अब 5 घंटे से भी कम समय में तय हो जाएगी। वर्ष 2023 में रांची से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। रांची और हावड़ा के बीच की दूरी 419 किलोमीटर है। अभी इस दूरी को तय करने में 8 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। वंदे भारत ट्रेन इस दूरी को 4 घंटे 55 मिनट में तय कर लेगी।
बता दें कि रांची से हावड़ा के बीच नई ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। सब कुछ योजना के अनुसार चला तो रांची हावड़ा के बीच इसी वर्ष यानी 2023 में वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18 चलनी शुरू हो जाएगी। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को एक प्रस्ताव भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। उच्चतम न्यायालय 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को अमान्य करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज इस मामले पर अपना फैसला सुना सकती है। शीर्ष अदालत आज सूची के अनुसार इस मामले में 2 अलग अलग फैसले होंगे जो न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BB नागरत्ना द्वारा सुनाए जाएंगे। बताते चले कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। दिसंबर 2022 में GST राजस्व 15% बढ़ा, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में दिसंबर 2022 में GST राजस्व 15% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर के दौरान सकल GST राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपये, इसमें CGST 26,711 करोड़ रुपए, SGST 33,357 करोड़ रुपए, IGST 78,434 करोड़ रुपये और उपकर 11,005 करोड़ रुपये रहा। माल के आयात पर 850 करोड़ रुपये एकत्र हुए। दिसंबर लगातार 10वां महीना था जब GST राजस्व 1,40,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा। इससे पहले नवंबर में GST संग्रह सालाना आधार पर 11% बढ़कर 1,46,000 करोड़ रुपये था। ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से मिले विदेश मंत्री जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रविवार को अपने ऑस्ट्रेलिया समकक्ष अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग से वियना में मुलाकात की। एस जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक साइप्रस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ऑस्ट्रिया से पहले उन्होंने साइप्रस का दौरा। इस दौरान उन्होंने गुरुवार को अपने साइप्रस समकक्ष इयोनिस कसोलाइड से निकोसिया में मुलाकात की थी। दोनों देशों ने रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अमीरों की दौड़ में पिछड़ते जा रहे हैं एलन मस्क। टेस्ला के CEO एलन मस्क 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। पिछले 1 साल से मस्क की संपत्ति काफ़ी तेज़ी से गिर रही है और दुनिया के नंबर 1 अमीर शख्स होने का तमगा भी उनसे छिन गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मस्क की संपत्ति गिरकर 137 अरब डॉलर पर आ गई है, जो कि 4 नवंबर 2021 को अपने सबसे उच्चतम स्तर 340 अरब डॉलर पर थी। तब से मस्क 200 अरब डॉलर खो चुके हैं। दिसंबर में मस्क को पछाड़कर लग्जरी गुड्स बनाने वाली कंपनी LMVH के मालिक बर्नार्ड आर्नोल्ट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अफगानिस्तान के काबुल के सैन्य हवाई अड्डे के बाहर जोरदार धमाका, 10 की मौत 8 घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा धमाका होने की बात सामने आई है। काबुल के सैन्य हवाई अड्डे के बाहर हुए इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि 8 लोग घायल हुए। IPL 2023 से दूर हो सकते हैं रोहित कोहली और हार्दिक। BCCI की रिव्यू मीटिंग में खिलाड़ियों के वर्कलोड को लेकर काफ़ी बात हुई। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों जैसे रोहित कोहली और हार्दिक को IPL के दौरान आराम दिया जा सकता है। राजौरी के हिंदू बहुल इलाके में आतंकियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, 4 लोगों की मौत, 10 अन्य घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रविवार को आतंकियों ने एक मोहल्ले में अंधाधुंध गोलीबारी की जिसमें 4 नागरिकों की मौत हो गई जबकि अन्य 5 लोग घायल हो गए। मेघालय में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.2 रही तीव्रता।
मेघालय के नोंगपो में रविवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके 1 जनवरी 2023 को रात करीब 11:28 में महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप से किसी की जान माल की हानि की पुष्टि नहीं की है। लूला डा सिल्वा बने तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति। वामपंथी नेता लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह तीसरी बार ब्राजील की राष्ट्रपति बने हैं। ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव में जायर बोल्सोनारो को वामपंथी नेता लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा से हार का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड कप में ब्रिटेन के कैमरून नोरी से हारे राफेल नाडाल। राफेल नाडाल वर्ष 2022 का अंत जीत के साथ नहीं कर पाए। उन्हें शनिवार को यहां यूनाइटेड कप टेनिस प्रतियोगिता में ब्रिटेन के कैमरून नोरी से 3-6, 6-3, 6-4 से हार का सामना करना पड़ा। नाडाल ने वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन और फ्रेंच ओपन के खिताब जीतकर अपने ग्रैंड स्लैम खिताब की संख्या रिकॉर्ड 22 पर पहुंचाई थी।